Okay guys, आज लास्ट डे बैच का. Yes sir. So how was your 15 days? मजा आ गया सर. बहुत कुछ सीखा सर. क्लैरिटी एक्चुअली पता चला कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो असेसर सच में देखना चाहते हैं रिकमेंडेबल कैंडिडेट के अंदर. तो वो सब बहुत पता चला है. मतलब स्टार्टिंग से बात करते हैं डे 1 से, राइट? सर डे 1 से देखा जाए तो व्हेन वी ऑल मेट, एक तो हम एक दूसरे को जान भी नहीं रहे थे एंड वी वर कंप्लीटली क्लूलेस कि अगले 15 दिन कैसे जाएंगे. बट ऑन द डे 1 इटसेल्फ हमें ये तो आइडिया हिट हो गया कि इट इज़ नॉट समथिंग कि हमें कोई ट्रिक नहीं मिलने वाली. यहाँ पे इतना ही समझ में आने वाला है कि वॉट एवर यू ऑलरेडी हैव इन विद इन यू, तुम्हें सिर्फ खुद को रीडिस्कवर करना है, खुद को और अच्छी तरीके से जानना है और तुम्हारा रिकमेंडेशन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और तुम्हारे मेमोरीज में ही छुपा हुआ है. सारे हनुमान है सर जो अपनी शक्तियाँ भूल के बैठे हैं. ओके, तो स्टार्टिंग हमने किससे करते हैं? इंटरव्यू से, राइट? यस सर. तो आप सभी और भी अकेडमीज जाके आए हो, राइट? ऐसे भी साइक में क्या अलग लगा तुम्हें? स्पेसिफिकली पहले इंटरव्यू की बात करते हैं, राइट? सर जैसे बात करें बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, बाकी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बता देते हैं, हाँ आपको इस क्वेश्चन का इसे ऐसी आंसर देना है, ऐसी आंसर देना है. यहाँ आके मेरे को ऐसा लगा कि हाँ एक क्लियरिटी आई. मेरे को पता चला कि मैं जो स्टेप लिए मैंने क्यों लिए. मैंने 12th से लेके जो मैंने CDS दिया, मैंने FCAT दिया, मैंने एक स्टेप मेरे को पता चला. सर ने जो बताया कैलेंडर कैसे बनाना है, कैलेंडर में एक चीज़ें बताई कि आपने कब क्या किया, वो चीज़ें मेरे को काफ़ी हेल्प हुई और मेरे को पूरी लाइफ स्पैन मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ये तो मेरे सामने ही है. वेयर मेडल किया, कैलेंडर एक्टिविटी करी, ये एक्टिविटीज ऐसी हुई. सो वेयर मेडल तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हाँ एक दो चीज़ें हमने अचीव कर ली, या फिर कोई अगर हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसमें कोई अवार्ड जीत गए तो दैट इज ओनली आवर मेडल्स. बट जब हमने चीज़ें रियलाइज करी कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं. सर ने हमसे 300 से ज़्यादा चीज़ें लिखवाई जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और भी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद और ऐड ऑन कर दें बाद में क्लासेस होने के बाद कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने करी है और ये हमारे मेडल्स हैं, जो कि हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लगता है कि क्या ही है, ये तो सभी कर रहे हैं करके. बट द डिफरेंस इज कि वो आपने करा है, कई लोग वो भी नहीं कर रहे. सर बेसिकली ये है कि क्या करना है ये इंटरनेट पे बहुत लोगों को पता है, लेकिन उसको क्यों कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे बच्चे का थॉट प्रोसेस कैसे इम्प्रूव करेगा, वो मेरे को बस हमारे वाइस कैप्टन में दिखा. और इसके बाद फिर साइकोलॉजी, जिसके लिए हम जाने जाते हैं. वो जो फॉर्मूलाज थे, स्टोरी कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर्स, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर सर की बताई चीट शीट थी, आई थिंक वो सबसे हेल्पफुल रही. और उसने मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना, चाहे TAT हो, चाहे WAT हो, चाहे SRT हो, इन तीनों में हमारे पास कंटेंट ही नहीं होता था, मतलब हम स्टक कर जाते थे क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑर्डर में एक साथ आते थे. तो जब हमने चीट शीट बनाई और उसके अकॉर्डिंग हम करने लगे तो हमारे पास इतने ढेर सारे आइडियाज़ आते थे कि हमें अब स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, हम कंटिन्यूस उसे लिख पा रहे हैं. हमारे पास आइडियाज़ है कि हाँ इस वर्ड से मेरे को कहाँ जाना है. पहले हमें लगता था कि ये वर्ड तो आना ही है उसमें, या ये वर्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए, बट इसके आगे भी बहुत चीज़ें थी जो हम मेंशन कर सकते हैं. हमारे ओन एक्सपीरियंस, हमारा जो भी रहा है, बैकग्राउंड में रहा है, उसको एज ए स्ट्रेंथ डाल के उसको यूज़ करके हम एक अच्छा सेंटेंस, एक अच्छा टैग स्टोरी और SRT दे सकते हैं. हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पहले फॉलो नहीं कर रहे थे. हमें लगा एक इमेज दिखाई जा रही थी, उस पर हम वेगली कोई भी स्टोरी लिख रहे थे, उसमें कुछ भी एक्शन ऐड कर रहे थे. बट अब जैसे सर ने बताया, जिस स्ट्रक्चर में बताया, तो हमें पता है कि कैसे एक्शंस लिखने हैं, क्या थीम हमारे दिमाग में आ सकती है, कैसे हम अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके टैग लिख सकते हैं. और लोग मतलब बता सकते हैं कि हाँ भाई दिस इज द डिफरेंस, कि आप एक वेग स्टोरी लिख रहे हो कि जो हाँ किताबी जो ज्ञान कहते हैं ना, किताबी ज्ञान लिख रहे हो, और एक अपने एक्सपीरियंस से जो स्टोरी लिख रहे हो, दैट्स वेरी डिफरेंट. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि तुम्हारी PIQ, इंटरव्यू एंड साइक हर एक चीज़ अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक, सर जो मेरे को पर्सनली लगा, मेरा इंटरव्यू में मैं कुछ और ही लिख रहा हूँ. जो SD जो मैं लिखा सर, SD वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. हम प्री कंसीव्ड लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी और का देखा, मेरा रिकमेंडेड दोस्त है. अर्लियर आई यूज्ड टू राइट, उसका SD लिख देता था. तो अब आके मेरे को पता चला हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बट आई हैव डन. मैंने बाद में जब एनालाइज किया, जो SD सर ने बोला जिस तरीके से करना है उस तरीके से किया, तो मेरे को पता चला हाँ मेरा इंटरव्यू, मेरा साइक और मेरा GTO सब आपस में इंटरलिंक्ड है. तो ये क्लैरिटी मेरे को मिली. सर आपने जो एक एक्सरसाइज दिया था अबाउट अपने जो SDs हो गए, उसमें से आप अंडरलाइन कर लो, उसके बाद में आप उसे एनालाइज करो और उसको जो OLQs है 15 OLQs जो 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, उस हिसाब से आप उसको
नंबरिंग दो और उसके एक मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी काउंटिंग क्रिएट करो, देखो कि एग्जैक्टली वो अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, SD बैलेंस हो रहा है कि नहीं, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें एक चीज़ पता चल गई कि मैंने जो 5 SDs बनाए और जब मैंने उसके फैक्टर्स को किए और जो मेरी काउंटिंग्स हुई, और तब जब मुझे लगा कि एक फैक्टर में मेरी काउंटिंग एज कम्पेयर टू बाकी की कम है, तब मैंने जब रियल लाइफ खुद को उससे मैच किया तो वो एक्चुअली अलाइन हुआ कि हाँ मैं एक्चुअली वो चीज़ में आई कैन इम्प्रूव अलॉट। अगर मेरा स्टैमिना रिलेटेड कुछ कम आ रहे हैं पॉइंट्स, मेरे SD में भी कम आ रहे हैं क्योंकि SD भी मैंने खुद से ही लिखी थी, सो इट वॉज ऑल मी। तो वो पता चल गया कि हमारे एक्शंस और हमारे जो राइटिंग्स है वो इनडायरेक्टली पता ही देते हैं कि आप क्या हो, क्या सोच रहे हो और आप किस पोजीशन में हो। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो थी, एक तो वी आर योर मेडल्स, फ्रीकिंग एनालिसिस, एंड ऑल्सो दैट कि जो भी OLQs है उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स जो भी हमने परफॉर्म किया अपनी लाइफ में, इन तीनों एक्टिविटीज़ ने ना हमारा बेस बना दिया, हमारे दिमाग में कंटेंट डाल दिया। और ये कंटेंट हम किसी का सुन के, किसी का पढ़ के नहीं लिख रहे हैं, ये हम अपनी लाइफ से उठा रहे हैं। तो इसके बाद तो सब कुछ आसान हो गया ना, सर ने तरीका बता दिया, रास्ता बता दिया, अब बस हमें उसको यूज़ करना है और फिर उसके ऊपर बिल्डअप करना है। तो फिर इसलिए चीज़ें बहुत आसान लग रही है। ऑलराइट, आज तो आप सभी GTO से भी वापस आए हो, GTO ग्राउंड से, काफ़ी तो GTO ड्रेस में ही है, तो बता दिए एक्सपीरियंस बताइए GTO ग्राउंड का। सर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एक तो कि कैसे हमारी क्वालिटीज़ वहाँ पे दिख रही है, जब हम क्या कहते हैं ग्राउंड पे हैं, जब हम ऑब्स्टिकल्स कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटीज़ कैसे दिख रही हैं, क्या हम गलतियाँ उसमें कर रहे हैं जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे हमें ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्लियर करने हैं, और उसमें जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है कि हमें पता लग जाए कि हाँ आगे हो गया और एक ऑब्स्टिकल हो गया, दूसरा ऑब्स्टिकल हो गया, तो उसमें रोक कैसे बांधनी है, बड़े सब चीज़ की काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली। बेस और हिंज का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि बेस और हिंज कैसे यूज़ करना है, कैसे उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, एंड फिर उसको यूज़ करके हम अपना पट्टा लगा के वी कैन क्रॉस द। सर अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि जो सबसे आगे रहता है, जो सॉल्व करता है, मोरओवर ही इज़ द ओनली वन जो भाई कर रहा है सारा काम। बट सर ने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो आगे रह के सॉल्व कर रहा है वही नहीं, अगर आप पीछे भी हो, आप कैसे काम रह सकते हो, कैसे दूसरों की मदद कर सकते हो, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट रिकमेंडेड। सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम पीछे से भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, हम हमेशा ही हर चीज़ में लीड नहीं कर सकते ना, हमें कई बार सपोर्टिंग रोल्स भी निभाने होते हैं, तो फिर सर्किट बनना ज़रूरी है, राइट? ठीक है गाइस, तो आई बिलीव कि जो 15 दिन रहे हैं काफ़ी तुम्हारे लिए इंसाइटफुल रहे होंगे, है ना, दिमाग खुला होगा, करेक्ट? तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। या जल्दी जाओ, रिकमेंडेशन लेके आओ, और अब दूर नहीं है, अब बिल्कुल भी दूर नहीं है, राइट? तो ठीक है गाइस, थैंक यू।